नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। 2024 के दो टीमें बन रही हैं। दोनों टीमें अपना विस्तार कर रही हैं। एक टीम की दूसरी बैठक आज बेंगलुरु में पहला दिन है। दूसरी टीम की बैठक कल दिल्ली में है। टीम मोदी की कल जो बैठक होगी उसमें 38 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। ऑफिशियली 38 पार्टियों को न्योता दिया गया है। पहली टीम राहुल गांधी की है, जिसमें तय नहीं हुआ है कि नेता राहुल ही होंगे या कोई और। इसका नाम भी अभी तक तय नहीं है। आज इसका नाम यूपीए हो सकता है कि कल या परसों तक नाम बदलकर पीडीए कर दिया जाएगा। राहुल की टीम में किसको जोड़ा जाना है, किसके चेहरे तय होने हैं, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। अभी भी लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बना हुआ है। वहीं मोदी की टीम में कौन आएगा, किससे क्या बात चल रही है, किसी को हवा नहीं लगती। एकदम से एक ब्रेकिंग न्यूज आती है और अमित शाह के साथ पार्टी के नेता की फोटो का ट्वीट सामने आ जाता है। टीम राहुल की बैठक में कल शाम केजरीवाल ने टिकट कटाया। ममता बनर्जी आज पहुंची। शरद पवार के आने पर सस्पेंस है। इसके बावजूद 26 पार्टियों के शामिल होने का दावा है। पार्टियों के नंबर के हिसाब से भी मोदी का पलड़ा भारी है और सांसदों की संख्या के हिसाब से भी वो बहुत आगे हैं। 2024 की जोड़ तोड़ में कौन सा जोड़ बेजोड़ साबित होगा, आज कौन इधर है, कल किधर हो सकता है, कौन डिसाइड हो चुका है, कौन होल्ड पर है, कुरुक्षेत्र में आज इसी पर करेंगे चर्चा। 2024 के लिए बेंगलुरु में फाइनल प्लानिंग। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ सारे विपक्षी धीरे धीरे एक साथ आने लगे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच सजने लगा है। कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं, कई रास्ते में और कई कल आएंगे। सारी पिक्चर समझाते हैं। सोनिया और राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव भी बेंगलुरु आ गए हैं। तो देखिए, किसका कुनबा कितना बड़ा हो रहा है, किसकी ताकत कितनी बढ़ रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। देवेंद्र, जब 38 पार्टियों का जिक्र हो रहा है तो सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पे हैं कि कौन होंगे नए पार्टनर अब एनडीए में। और सबसे पहले तो जो मौजूदा दल घटक दल हैं उनकी अगर आप बात कर लें तो उन घटक दलों में एनडीए के जो मौजूदा दल हैं उसमें बीजेपी के अलावा जो दल हैं उसमें शिवसेना, एआईएडीएमके, नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ मेघालय, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, आईएमके, आजसू जो कि झारखंड की पार्टी है, आरपीआई जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट जो कि मिजोरम की पार्टी है, तमिल मनीला कांग्रेस साउथ की, आईटीएफटी जो कि त्रिपुरा की पार्टी है, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी, अपना दल, निषाद पार्टी, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, असम गण परिषद, यूपीपीएल, पुडुचेरी के एआईआरएसी और निषाद पार्टी, इन सब ने अपना कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है। जो नए दल है जो कि हाल के दिनों में आए हैं, ऐसा नहीं है कि कल वो सरप्राइज के तौर पे आएंगे, बल्कि ऑलरेडी जो आ चुके हैं उनकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि अजीत पवार का फैक्शन है। बिहार से अगर बात करें तो चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, आज भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात की है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिन्हें कल दोपहर में इनविटेशन दिया गया था। कल दोपहर से पहले उनके पास सूचना नहीं थी, लेकिन कल दोपहर उन्हें भी इनवाइट कर लिया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आंध्र प्रदेश से पवन कल्याण की जनसेना, इन सारे दलों ने ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे दिया है। कवायद अभी भी चल रही है और कवायद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अंतिम समय तक कैसे उसमें लगातार कोशिश ये रहेगी कि कुछ इजाफा हो जाए। कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा मंत्रियों में बात करें तो पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और संगठन के महासचिव की बात करें तो विनोद तावड़े, इन सब के साथ बैठक हुई है। तकरीबन 2 घंटे की बैठक है और ऐसे में पोटेंशियल साझेदार और कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बिहार से ही बात कर ले तो मुकेश सहनी को लेके अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। बताया यह जा रहा है कि मुकेश सहनी बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के मूड में है और पार्टी उतना उनको उस रूप में सेटिस्फाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। लेकिन कोशिश ये ज़रूर की जा रही है कि जो पोटेंशियल साझेदार हो सकते हैं उनको साथ लेकर आया जाए। और इसके पीछे पार्टी का तर्क ये है कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन के गठबंधन को लेकर हम किसी जल्दबाजी में या गठबंधन के एक स्वरूप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खत्म किया, उससे इंडिया टीवी ने यह सवाल पूछा भी था कि अपोजिशन ये कह रहा है कि क्योंकि वहां पर बैठ के हो रही है इसलिए आप लोग ये कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि शायद वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अन्यथा उनको पता होता कि एनडीए क्योंकि अपना 25 साल पूरा कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1998 में एनडीए बना था, तो ऐसे में जब 25 साल पूरा करने जा रहा है एनडीए, तो समझा जा सकता है कि इस गठबंधन की कितनी अहमियत है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि नए शामिल हो रहे हैं और अभी भी ऐसे दल हैं जो कि साथ रहे थे। जैसे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कर लें अकाली दल की, वो अभी तक साथ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शायद बीजेपी स्टेट संगठन जो कि पंजाब की बीजेपी इकाई है, वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि सीधे अकाली दल को ले लिया जाए। जबकि जैसे आप अकाली दल का जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र, ऐसे ही क्या कोई नई पार्टियां भी हो सकती हैं जो एनडीए में शामिल हो रही हैं? देखिए, बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पे तो संभावना नजर नहीं आ रही है। हाँ, छोटे दलों में जरूर ये कोशिश रहती है, लेकिन अगर बड़े दल की बात कर लें, जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें आरएलडी की, तो उसके साथ बातचीत नहीं हो पाई। और हम सभी जानते हैं कि जयंत चौधरी ऑलरेडी बेंगलुरु जा चुके हैं, तो उनकी एक उम्मीद थी कि शायद अंतिम समय तक बात सहमति बन जाए। कहा यह जा रहा है कि विचारधारा के स्तर पर कोई समस्या नहीं थी, समस्या सिर्फ ये थी कि क्या आरएलडी बीजेपी में विलय के लिए तैयार है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि जयंत चौधरी इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे कि वो अपना विलय कर दे बीजेपी में, जबकि बीजेपी नेतृत्व इस बात पे अड़ा हुआ था कि उन्हें विलय करना होगा। तो जाहिर तौर पर ये चीजें आगे अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कल किसी सरप्राइज के तौर पर कोई वैसा दल आ जाए, अभी तक उसका कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। जी, अगर ताकत के लिहाज से देखें हम देवेंद्र, तो ताकत के लिहाज से कौन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है? हम सीटों के लिहाज से भी देखें तो एनडीए कैसे अव्वल नजर आ रही है पीडीए के मुकाबले? और देखिए, नंबर्स की बात सिर्फ मायने नहीं रखती ग्राउंड पे। जब इलेक्शन में अगर आप जाएं तो वहां पे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसमें वोट ट्रांसफर, जैसे किसी गठबंधन के दल को आप अपने साथ लाते हैं तो क्या वो वोट ट्रांसफर कराने में सफल होता है, या फिर ऊपर के स्तर पे आप गठबंधन कर लेते हैं और नीचे एक बिखरा हो जाता है। इन सारे पहलुओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है। और उस लिहाज से एनडीए की कोशिश ये है कि कम से कम ऐसे दलों को ही साथ लेकर आया जाए जो कि आपके वोट बैंक में इजाफा करें। जैसे 3 उदाहरण आप लेके देखें, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो अजीत पवार एनसीपी का फैक्शन लेकर आए हैं, वहां पर बीजेपी और शिवसेना जो कि ऑलरेडी सरकार में है, उसके वोट बैंक को कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग पॉकेट है और वहां पे वो आपको मजबूती प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो ओम प्रकाश राजभर, जो कि पिछली विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि जबरदस्त लहर के बावजूद पूर्वांचल में बीजेपी को अच्छी सीटें नहीं मिली, तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पश्चिम में उसी लिहाज से कोशिश की जा रही थी जयंत चौधरी की। बिहार की बात करें तो वहां पर चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो, ये सब वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, यानी छोटे छोटे दलों को एक साथ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश एनडीए की तरफ से है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा नजर देवेंद्र शरद पवार पर भी है। वो दिल्ली आ रहे हैं या बेंगलुरु जा रहे हैं? और नहीं, बेंगलुरु ही जा रहे हैं, वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे क्योंकि आज वहां कोई ऐसी बैठक नहीं थी, इसलिए आज उन्होंने मुंबई में रहना जरूरी समझा, लेकिन कल वो बेंगलुरु जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा जरूर कि क्या जो कुछ भी एनसीपी में हुआ, शरद पवार अगर बार बार अजीत पवार के साथ इस तरह से मिल रहे हैं, अपने बाकी नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो क्या वोटर में ये संदेश नहीं जाएगा जो कि ऑलरेडी अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल, ये सारे नेता जमीन पे कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है पवार साहब की सहमति से हुआ है। तो वहां पर जब वोटर वोट करने जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, और ये शरद पवार की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। और ये माना नहीं जा सकता कि शरद पवार, जिस बात को हम लोग कह रहे हैं शरद पवार ज्यादा बखूबी ना समझते हो, हम लोग उससे कई गुना ज्यादा राजनीति उन्होंने देखी है, वो बखूबी इस बात को समझते होंगे। फिर भी इस बात की अगर कल वो बेंगलुरु जाएंगे, वहां पर भी बैठक होगी। एक बैठक कल एनडीए की दिल्ली में होने जा रही है। दोनों ही तरफ से दोनों ही मोर्चे अपने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। अब देखिए इसके सियासी मायने क्या हैं, सियासी पार्टियां इसे किस तरीके से देख रही हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और राजीव रंजन, नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका खेड़ा जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। पीडीए की चर्चा हो रही है, 26 दल एक साथ आ रहे हैं, सबकी कोशिश है कि मोदी को हराया जाए। अब इसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है भानुमति का कुनबा, ना नियत है, ना कोई नेता है, ना फैसले लेने की क्षमता है। देखिए, ये जो गठबंधन बन रहा है वो किस लिए बन रहा है, किसको हराने के लिए बन रहा है? ये उस
को हराने के लिए बन रहा है, जो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जो इस देश की डेमोक्रेसी पे बार बार वार किया जा रहा है। चाहे वो हमारे युवा हो जो बेरोजगार हो, चाहे हमारी मीडिया हो जिसको बार बार पकड़ के, और जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कहाँ पे हैं हम मीडिया के फ्रीडम के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कहाँ पे अटलते हैं ये भी जानते हैं। जिस तरीके से बार बार नफरत की राजनीति करी जा रही है, देश का एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक चुप है। उस ऐसी नफरत की राजनीति को हराने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिनका एक मकसद है कि देश में डेमोक्रेसी सबसे ऊपर रहे, देश की प्रोग्रेस हो। जब देश का एक हिस्सा जल रहा हो तो देश का जो देश को अपने आप को चौकीदार कहता है, वो देश में होना चाहिए कि इसको सोल्यूशन होना चाहिए कि उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले हैं मणिपुर को लेके। बहुत ही इस तरीके के शासन से देश को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा देश पीस में रहे, सबके पास नौकरियां हो, महंगाई की समस्या है वो ना हो, इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, पूरे देश का पैसा बाहर ले जा दिया गया है, और वादा किया था सबको कि पैसा वापस आएगा, काला धन आएगा, चाहे जीएसटी हो अनप्लान तरीके से, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो जिस तरीके से लाई गई और देश की कमर तोड़ी गई। इन सब मुद्दों के खिलाफ सब इकट्ठा हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर कहूंगी, जो देश में भाई को भाई से लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, जाति को जाति से लड़ाने का, डेमोक्रेसी पे बार बार जो हमला किया जा रहा है, देश की एकता और अखंडता पे हमला किया जा रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग अध्यादेश लाए जा रहे हैं जिससे बार बार देश की डेमोक्रेसी पे हमला किया जा रहा है, उन सबके खिलाफ एक आवाज, जो देश को प्रथम रखने के लिए और जो देश को पीछे रखते हैं और अपने डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है, इसे बचाने के लिए आप लोग सब साथ हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी भी चर्चा क्या होगी, वो भी डेमोक्रेसी का क्या अंश हो सकता है जो बंगाल के पंचायत चुनावों में हुआ, इसकी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर जफर जी से आपकी बात का काउंटर। मुझे ना बड़ी हैरानी होती है प्राची जी, जब पूरी देश की मीडिया बार बार ये सवाल पूछती है कि बंगाल में क्या हुआ, उस पर क्या बोला जाएगा, लेकिन जब देश का एक हिस्सा, मैं फिर बोलूंगी, मणिपुर जल रहा है, लेकिन एक भी मीडिया का साथी हमारा, एक भी एंकर मैंने ये नहीं देखा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से सामने सीना चौड़ा करके बोले कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों चुप हैं आज तक जब मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी आप क्यों विदेश घूमे जा रहे हैं जब हमारा देश का एक हिस्सा जल रहा है। लेकिन आप लोगों का दिल नहीं दहलता और आप लोग सवाल नहीं पूछते। ठीक है राधिका जी, देखिए आपका ये एग्रेशन भी आप देखिए थोड़ा सेलेक्टिव हो गया है। बंगाल पे सवाल पूछूं तो आप मणिपुर पर चली जाती हैं और फिर सीधा सीधा आप एंकर से काउंटर करने लगती हैं। सर मैं बता दूं आपको राधिका जी, हमारा कोई पक्ष नहीं है, आपका पक्ष है, आपको बताना है। चूंकि आप बार बार लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, आपका जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं मैडम, मैं जफर जी के पास चली जाती हूँ। जफर जी, आपने लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। आप बेशक 38 पार्टियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी बौखलाहट है। विपक्ष अब कह रहा है कि आप लोग डर गए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि पीडीए एक साथ आकर 26 दलों को साथ लेकर आ रहा है। कड़ी चुनौती आपको मिलने जा रही है 2024 में। देखिए प्राची जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे उम्मीद है कि हमें भी कोई बीच में टीका टोकने का काम नहीं करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है उसके बारे में मैं विस्तार से जवाब दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं जो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे थे वहाँ ग्राहक पहले तो आते नहीं, आते हैं तो घबराते हैं फिर निकल जाते हैं। तो अभी तो वहाँ डगमगाई हुई सिचुएशन है, जैसे पानी में कैसे कभी कभी जब हल्फा चलता है तो समुद्र में कैसे आप देखते हैं नाव को ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, वैसे ही अभी वही हाल है। जो यूपीए पीडीए जो पब्लिक डिस्प्ले अब जो अफेक्शन है ना, वही है, बस अंदर खाने कुछ नहीं, दिल मिला नहीं है लेकिन हाँ गले लगा रहे हैं, दिल मिले हुए नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आज यूपीए है और जो अपोजिशन यूनिटी की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आप देखिए ये कुंभा जो है, एक 38 कुंभा, एक इतना बड़ा जो है घटक दल है, और एक जो भी बन रहा है अपोजिशन का, जिसकी यूनिटी की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ग्राहक जितने अभी आए हुए हैं ना, वो मोहब्बत की दुकान से निकल जाएंगे, जो इसलिए कि फर्जी दुकान में आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जो लोगों ने पूरे देश को लूटा है, जिन लोगों ने देश में के करोड़ों रुपए लूटे हैं, अरबों रुपए लूटे हैं, वो आज जो है मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। भाई इस देश में राइट्स किसने कराया? इस देश में राइट्स कराने वाली तो आपकी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने देश के इतने सारे राइट्स कराए, नफरत फैलाने का काम किया, लोगों को जो है कुचलने का काम किया, और आज ये मोहब्बत का दुकान लेके चल रहे हैं। लेकिन हकीकत देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में जो भी, हमारे एनडीए में जो भी जुड़ रहा है, वो इसका एक मकसद है, देश के
कि लोगों को, देश को तो जो है देश हित में और देशवासियों के हित में काम करना है, आगे बढ़ाना है देश को। जफर इस्लाम लेकिन साहब, एक देखिए फिर यूपी की चर्चा हो जाएगी, ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा हो जाएगी, आपके उन ग्राहकों की चर्चा हो जाएगी जो आपको ये कह के छोड़ चुके हैं कि आपका सामान अच्छा नहीं है, अब फिर आपके साथ आ रहे हैं। नहीं, देखिए मैं तो आपको एक बात कहता हूँ प्राची जी, एक मैं बात तो उसका जवाब आपने सवाल किया है, एक सेकंड सर, आप बेशक उनको कहे भानुमति का कुनबा, लेकिन आपका क्या है? आपके साथ भी तो वही लोग आ रहे हैं जो आपको न जाने क्या क्या कहते थे, आपको खत्म करने का दम्भ भरते थे। देखिए फर्क इतना है कि हमने अपने घटक दल के बारे में कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कभी भी कोई कमेंट नहीं किया। वो हमें छोड़कर गए, ये उनका डिसीजन था, वापस आए वो भी उनका डिसीजन था। लेकिन जब कभी छोड़कर कोई वापस आता तो उससे ये समझ में आता है कि इसमें पुख्ता है, ये सही है, ये जो है स्टंट नहीं जो अभी अपोजिशन यूनिटी कर रही है। यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल पाथ है जो देश हित में काम करने वाली और देश को मजबूत करने वाले पॉलिसी मेकर्स है। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास राधिका जी, पहले मैं एक कमेंट ले लूं सब साथियों का, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। सुनील यादव जी, बेशक आप कहते रहिए कि जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं वो दरअसल सत्ता के लोभी हैं, वो सत्ता के लालच पे जा रहे हैं, लेकिन देखिए जफर इस्लाम जी तो कह रहे हैं कि अगर कोई हमें छोड़कर वापस हमारे पास आ रहा है तो ये पुख्ता हो रहा है कि वो देख पा रहा है कि काम यही लोग करेंगे और कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, ठीक है प्राची जी, हम आपकी बात से सहमत हैं और जफर भाई की भी बात मान रहे हैं कि भाई इनके पास जो जा रहे हैं वो देश हित में जा रहे हैं, लेकिन इनका देश हित क्या है, इनका राष्ट्रवाद क्या है? इनके लिए तो देश हित में नीरव मोदी भी हैं, इनके लिए तो देश हित में मोहन चौकसी भी हैं, इनके लिए देश हित में ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, चिन्मयानंद भी देश हित में हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा बलात्कारी, उतना बड़ा राष्ट्रवाद। तो ये जो माफी वीरों का कुनबा है, देखिए माफी वीरों का भी कुनबा बढ़ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई में 2024 का चुनाव महाभारत की जैसा होगा। एक तरफ खुद नारायण होंगे और एक तरफ इनका जो बड़ा कुनबा है नारायणी सेना, वो होगी। नारायण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान किधर है, बेरोजगार नौजवान किधर है, व्यापारी किधर है, बहन बेटियां देश के लिए तिरंगे के लिए खेलने वाली बेटियां बहनें किधर हैं, या आप तय कर लीजिए, देश तय कर रहा है। और ये लगातार जफर भाई कह रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का और कोई प्रवक्ता बोले तो बोले, आप कम से कम ऐसी बातें मत बोलिए कि मोहब्बत की दुकान में कुछ नहीं बिक रहा है। देखिए देश तो मोहब्बत से ही चलेगा, और जब आपको आपके नेताओं को भी मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी तो आपको भी आना पड़ेगा। सुनील जी, ये मोहब्बत आपकी अपनी पार्टी में क्यों नहीं काम कर पा रही है? सुनील जी, दारा सिंह जी आपको छोड़कर चले गए और अभी जवाब देंगे अरुण राजभर जी, आपको छोड़कर चले गए, कैसे इनकी पार्टी अब अलग हो गई? ये मोहब्बत अपनी पार्टी में क्यों नहीं काम कर रही? देखिए क्योंकि दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन के हिस्से थे, तो हम लोग तो ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ी इज्जत करते हैं। वो पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों की लगातार बात कर रहे हैं। हाँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सुनील जी, बोलिए, कंप्लीट करिए। आवाज चलिए ठीक है, मैं सुनील जी लौटूंगी आपके पास, आपकी इस बात का जवाब लूंगी। राजीव रंजन जी, क्या ये वाकई में ऐसा है कि अपने स्वार्थ के लिए सब बैठे हैं? सत्ता के लिए एनडीए काम नहीं करती, सेवा के लिए एनडीए काम करती है, लेकिन जो पीडीए में सब साथ आ रहे हैं वो सत्ता के लोभी हैं, ये सीधा आरोप लगाया है आप पर बीजेपी ने। देखिए अब जफर भाई और क्या आरोप लगा सकते हैं? जब जमीन सरक रही हो, बालू एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेत की तरह, रेत जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है। सत्ता उसी तरह से इनके हाथ में नहीं रहने वाली है, इनका इसका एहसास इन्हें हो गया है। और लोकसभा के चुनाव तो 2024 में आएंगे। 2023 के सभी राज्यों के जो चुनाव हैं वहाँ करारी शिकस्त जफर इस्लाम भाई आपकी पार्टी की होने जा रही है। सर्वे जी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये बार बार जब हम लोग अक्सर बहस में बात करते हैं 303 आपके पास है, 303 आपके पास इसलिए है कि हम बिखरे हुए थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें आपके 2019 जिसमें आपकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वैसी नहीं थी। पुलवामा का
जो पुलवामा को लेकर के जो सहानुभूति की लहर थी, और वो एक तरह से आपने वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से पैदा कराई, पोस्टर्स लगाए। ये अलग बात है कि आपकी अकर्मण्यता और आपकी लापरवाही से 40 सैनिकों की शहादत हुई है। देश उसका हिसाब भी इस बार पूछेगा, इसलिए कि सतपाल मलिक के रहस्य उद्घाटन के बाद आपकी सरकार ने न गृह मंत्रालय के जरिए इसका जवाब दिया है और न ही कश्मीर के प्रशासन की ओर से, न सीआरपीएफ की ओर से आधिकारिक तौर पर सतपाल मलिक के आरोपों का कोई खंडन है। ठीक। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 303 तो इसलिए आपको मिले कि हम बिखरे हुए थे, अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। ताकतवर क्यों हो रहे हैं? सत्ता में आने के लिए नहीं। इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने धज्जियां उड़ा करके रख दी। सरकारें आप इस तरह से गिराने में यकीन रखते हैं कि आपका कोई भी विपरीत विचारधारा का राजनीतिक दल जहां आप सत्ता में नहीं, एक बात जोड़ रही हूँ राजीव रंजन जी, क्योंकि आप सीटों की बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 224 सीट ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जिसमें 50% से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए भी इनका कॉन्फिडेंस हाई है कि बेशक आप मिल लीजिए, हमारा तो वोट शेयर भी अच्छा है और हमारे काम की बात तो वो बार बार करते ही हैं। नहीं, काम तो इन्होंने किया ही नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूं। काम बस इतना ही किया है कि राष्ट्रवाद इनका एक बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के लंबे लंबे इनकी बातें थी, और इन लंबी बातों का लब्बो-लुभाव ये है कि इनकी पार्टी का कोई नेता मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। एक संघ के कार्यकर्ता डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान की जासूसी के लिए पकड़े जाते हैं। कश्मीर के चुनाव में कई आतंकवादियों को इन्होंने टिकट दिए, जनता ने खदेड़ करके पुलिस फोर्सेस के हवाले बाद के दिनों में उन्हें किया। तैयब ये तालिब हुसैन शाह जैसे लोग इसके उदाहरण हैं। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत आज है। आपने ये कहा कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बहुत कमजोर थी, लेकिन आपके पड़ोसी राष्ट्रों पर जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, आपके परंपरागत 2 मित्र राष्ट्र भूटान और नेपाल, जहां चीनी प्रभाव काफी मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है। राजीव रंजन जी, और देश के अंदर जो मुद्दे, मैं तो आंकड़ों की और देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, मैं तो सबके साथ मिलने की बात कर रही थी कि कैसे सब लोग मिलेंगे। मैं जी बोलिए राजीव रंजन। बस मैंने यही कहा कि हमारा मिलना केवल सत्ता में वापसी के लिए नहीं है, मुद्दों के हमारा लिए। मिलना इस देश को बचाने के लिए है, ठीक है, मुद्दों के लिए है। इस देश में पहले भी सरकारें बनी, 303 आया, तो इनसे बड़े जनादेश के साथ तो राजीव गांधी जी आए। ठीक है सर, राजीव गांधी जी को तो इनसे बड़ा जनादेश मिला था, इंदिरा जी को अपराजेय जनादेश मिला राजीव रंजन जी आपके पास, अरुण राजभर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत बड़े राजनेता थे। आप पर आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि आप जिनको पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े कामगर लग रहे हैं। और ऐसा क्या कर दिया था सुनील यादव जी ने कि अब उनकी पार्टी को अब आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं? कैसे हो जाती है शिफ्टिंग? देखिए, मैं पानी पी पी करके नहीं कोसता हूँ। वो हमारे आदरणीय है माननीय अखिलेश यादव जी, वो पिछड़ों के नेता है, वो सम्माननीय है। ऐसा नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने पानी पी पी करके कुछ कोसा था, कोसने का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल इस बात का है कि जिन कमजोरों की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं, जिन अति पिछड़ों अति दलितों की लड़ाई हम लड़ते हैं, उनको भागीदारी किस सरकार में कितनी मिल रही है, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। चाहे आदिवासी समाज की हिस्सेदारी का सवाल हो, चाहे दलितों के भागीदारी का सवाल हो, पिछड़ों के न्याय का सवाल हो, हमने हमेशा से इनके हिस्सेदारी और सम्मान के लिए हमने आवाज उठाने का प्रयास किया। अब इसको कोई ये कहे कि हम इनको कोसते हैं, हमको गाली देते हैं, तो ये उनके बातें हो सकती है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बातें नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चाहे आदिवासी समाज की महिला को जब राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की बात आई तो हमने खुल करके समर्थन दिया। आपको याद भी होना चाहिए कि वही देश की संसद में जिसने राष्ट्रपति का चुनाव, जिसका समर्थन श्री अखिलेश यादव जी ने किया, उन्होंने सदन में खड़ा होकर के माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहा कि आईएसआई के एजेंट हैं। अब जिसको इन्होंने इस तरह के अपमानित जैसे शब्दों का प्रयोग किया हो और उसका समर्थन, ये तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जेहन में नहीं है, लेकिन देश में जिस तरह से पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देना, ये भी गजबई है। मुझे याद है विधानसभा चुनाव में जब आपने छोड़ा था एनडीए को, उस वक्त कुछ ऐसी बातें आप करते थे, दलित पिछड़ों की आप बात करते थे। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव दलित पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं है? फिर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? फिर तो समाजवादी पार्टी ठीक कहती है कि विपक्ष की लड़ाई आप लड़ नहीं सकते, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं।
मैं लौटूंगी आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आज बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, 10 सेकंड खाली दीजिए, 10 सेकंड खाली, बोलिए 10 सेकंड। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मौका दिया था, क्या जाति जनगणना कराने की याद उस समय नहीं आई? अति पिछड़ों को कितनी भागीदारी 4 बार की सरकार में मिला। अति दलितों को छोड़ दीजिए, 18% मुसलमान वोट देता है, लेकिन 1% हिस्सेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी थाने तहसील ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं दिया पाए। तो 18% वाला खाली वोट देगा, 9% वाला सरकार चलाएगा। अरुण राजभर जी एक सेकंड रुकिए। संजीव झा जी मैं आपके पास आऊंगी, माफी चाहूंगी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक से फौरन लौटकर आपका कमेंट लेंगे इस विपक्षी एकता पर। आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। संजीव झा जी, आपके नेता बेंगलुरु पहुंच गए, एक अध्यादेश पर समर्थन दे दिया कांग्रेस ने। अब कहा जा रहा है कि देखिए समर्थन ना देते तो आपको याद नहीं आता कि ये देश कितना खराब हालातों में चल रहा है, किन खराब हाथों में गया हुआ है। पहले आपने अपना स्वार्थ साधा, उसके बाद अब आप बात करेंगे विपक्षी एकता की। देखिए प्राची जी, हम अपना स्वार्थ नहीं, इस देश के स्वार्थ को साधा है। जिस कीमत पे हमें इस देश को संविधान या जनतांत्रिक व्यवस्था मिला वो कमजोर ना हो, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। एक बात समझिए आप कि प्रधानमंत्री जी 2014 में कहते थे ना टीम इंडिया। आज देखिए पिछले 5 साल टीम इंडिया का क्या किया इन्होंने। एक एक करके जहां जहां विपक्ष की सरकार बनी, सबको डराने का काम, खरीदने का काम, तोड़ने का काम। तो मुझे ये लगता है कि जनतंत्र तो ऐसे नहीं चलता ना। जो नहीं डरा, जो नहीं जेल जाने से डरा, जो नहीं बिक नहीं पाया, तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए आप सत्ता छीन लो। आप तो सत्ता तो आपको इसलिए नहीं बना था। मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। क्या हो रहा है? लोगों ने तो साथ दिया पर विकास हो रहा है अदानी जैसे लोगों को। जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है ना। प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज देखिए बेईमानों की सबसे बड़ी टोली प्रधानमंत्री जी की टीम में है। तो मुझे ये लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, आज देश का क्या हाल है। आज देखिए 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। और आज वो महिला सुरक्षा की बात करते थे, देश को जो मेडल लाई जो बेटी बैठी हुई, प्रधानमंत्री जी की नींद नहीं खुली, जिसको अपना परिवार कहते थे। तो आज देश की जो हालात है, मुझे लगता है कि देखिए ये चुनाव, ये पार्टियां, ये विचारधारा तब रहेगी जब ये देश बचेगा, देश का जनतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा। तो इसीलिए पहले दिन से हम कह रहे थे कि जो भी दिल्ली में हुआ वो तय करता है कि इस देश के न केवल जनतंत्र में जनता के मैंडेट का अपमान हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का भी अपमान हुआ। और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो आज ये तय होता है कि जो पीडीए में इकट्ठा है वो इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई। लेकिन देखिए संजीव झा जी, ईडी सीबीआई का जिक्र बार बार विपक्षी दलों की तरफ से किया जाता है, लेकिन इसको लेकर भी तो आप लोगों का समर्थन कभी हाँ हो जाता है, कभी ना हो जाता है। कभी ईडी सीबीआई की कार्रवाई अच्छी लगती है, कभी खराब लगने लगती है। ठीक है ना, तो हम बैठकर हम तय कर रहे हैं कि ये देश ईडी और सीबीआई के जरिए नहीं चलेगा। ये देश डरा के नहीं चलेगा, ये देश नफरत बैच के नहीं चलेगा। देखिए बलबीर सिंह चीमा ने कहा था कि तय करो तुम किस ओर हो, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर की ओर हो। तो अब देश को तय करना पड़ेगा कि संविधान बचाने वालों की लड़ाई के साथ खड़ा होना होगा। मैं आ रही हूँ राधिका जी आपके पास, लेकिन उससे पहले जफर जी के लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं, सबके काउंटर हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए सब कह रहे हैं आपने देश को डरा दिया। दरअसल मुद्दों की राजनीति हम लोगों को करनी है, हमें बताना है कि देश ऐसे नहीं चलता जैसे आप चला रहे हैं। ना महंगाई आप कम कर पाए, ना बेरोजगारी आप कम कर पाए, ना मणिपुर पर आप बोले, इसीलिए हम लोग सब साथ हैं। देखिए हर का अपना अपना मकसद, इन पार्टियों में जितने जो आप अपोजिशन में आए, अब आपसे आपने पूछा वो इधर उधर घुमाते रहे। हकीकत तो है कि ये उस पर पर्दा डालते हैं और कांग्रेस वाले इन पे पर्दा डालते हैं। दोनों या बाकी जितने अपोजिशन की पार्टियां हैं अपने काले करतूतों को एक दूसरे का पर्दा डाल के आगे बढ़ने के लिए चलते हैं। कल तक ये आप अलग तेवर में थे, आज अलग तेवर में हैं। इससे समझ में आता है कि ये इनको देश से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। सत्ता के लालच है इनको और सत्ता में आने की कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना अभी रंजन साहब को, राजीव रंजन जी को, मैंने सुना और भी लोगों को, हकीकत तो है कि अपने गरिमा में पहले झांक के देखिए कि आप लोगों ने कितनी बार दल को बदला है, कितनी बार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, कितनी बार गलत तरीके से आपने देश को जो है गुमराह करने की कोशिश की है। और आज अगर एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने वाली पार्टी है, वो सबके लिए अपने दरवाजे खोल के रखती है। इसलिए कि बाकी चीजें जो ईडी और सीबीआई की जो बात करते हैं, छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। देखिए जब ये बात विपक्षी एकता की होती है तो जो मुद्दे ये गिना रहे हैं उन मुद्दों से तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। आप बेशक स्वार्थी कहते रहिए, अवसरवादी कहते रहिए, लेकिन मुद्दों की बात तो कर रहे हैं ना,
उस पर तो आप ही को जवाब देना है। मुद्दे पर हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने तो बराबर कहा है कि हम चूंकि रूलिंग पार्टी है, कटघरे में हमें खड़ा कीजिए, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जब हम जाते हैं बोलते हैं पार्लियामेंट में सारी चीजें जब डिस्कस हो जाती है बीएसी में कि ये सब सारे मुद्दे पर डिस्कशन होगा, तो ये दूसरे दिन जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कि इनका काम डिस्कशन नहीं, इनका काम डिबेट डिलिब्रेशन नहीं, इनका काम है सिर्फ प्रदर्शन करना। ये लोगों के बीच में जाके कहना चाहते हैं कि हम भाई विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। देश की जनता जान रही है, देश की जनता गर्वान्वित है, महसूस करती है गर्वान्वित कि आज देश आगे बढ़ रहा है और देश में बोलबाला जो है आम जनता का है। देश में बोलबाला देश में बोलबाला किसी परिवार का नहीं, चौंकाने वाली तस्वीर इस बार देश के सामने आई थी कि सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है संसद को। तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो सवाल आप पर भी खड़े हो जाएंगे। खैर राधिका खेड़ा जी, जो बात जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि मुद्दे हैं, मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो अभी भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन आम आदमी पार्टी और आपका उदाहरण। चलिए सबसे पहले हम इनके शीर्ष नेता से शुरुआत करते हैं। एक मोदी जी के 10 सेकंड की बाइट सुनाती हूँ आप लोगों को। मोदी जी ने अपनी छाती पीट पीट के कहा था एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, और आज नड्डा साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना स्वयं का गृह राज्य हार गए, हिमाचल प्रदेश, बहुत बड़े नेता हैं, अपना गृह राज्य हार गए, वही आज थोड़ी देर पहले भी प्रेस वार्ता करके कह रहे थे कि एनडीए का स्कोप बढ़ रहा है, 38 साथी है, देखिए हम कैसे कैसे फैल के जा रहे हैं। पहले तो आप लोग तय कर लीजिए कि क्या हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं एक अकेला हूं, सबके सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं भारी पड़ रहा हूं। और आरएसएस क्या कह रही है? आरएसएस ने जेपी नड्डा साहब से प्रेस वार्ता करा दिया है, कोई अकेला नहीं है कि 38 है। पहले तो ये आपस का तय कर ले कि आरएसएस क्या चाहती है, मोदी जी क्या चाहती है, अकेले है नहीं है, पहले तय करिए कौन वोट मांग रहा है। आप लोग एनडीए के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि एक अकेला, तो ये सब बरगलाना बंद करिए। यदि ये बार बार कह रहे थे मोहब्बत की दुकान की बात, सर आप भूल गए, आप लोगों ने फिर नफरत फैलाने का काम किया था कर्नाटक में। वही कर्नाटक जिससे भारत जोड़ो यात्रा होती हुई गुजरी और भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा समय बिताया। वहां पे क्या हुआ? आप लोगों ने वहां पे हनुमान जी का अपमान किया, ऐसा अपमान किया कि हनुमान जी का गदा चढ़ा और आप लोग वहां से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। और ये जो बार बार आप लोग कहते थे ना भारत को हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है और साउथ इंडिया बिल्कुल मुक्त हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। और आप लोग जो कर रहे हैं सिर्फ एक वॉशिंग मशीन चलाने का काम कर रहे हैं। मैं बताओ सही जफर भाई जरा बताइएगा आप लोग ये कौन सा आप लोगों का स्टेन रिमूवर है, बताइए। हम लोग भी घर में इस्तेमाल कर ले, इतने दाग लग जाते हैं जब खाना वाना बनाते हैं, हल्दी वल्दी का वो दाग छूटता नहीं। राधिका जी सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। ये सवाल वॉशिंग मशीन कौन सी है, कौन सा पाउडर है, ये जवाब तो जफर जी आज आपको देना ही होगा। लेकिन राधिका जी इस बात का जवाब नहीं आया, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बात जो थी। 10 सेकंड दीजिए। देखिए देश हित करते हैं ये लोग, देश हित करते करते कि देश हित में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जफर जी देश हित में आपके साथ कोई नहीं आ रहा है, ईडी और सीबीआई के डर के साथ आपके पास लोग आ रहे हैं। वही लोग जिनको आप पानी पी पी के, आप ही मेरे साथ डिबेट पे अजीत पवार को कितना बार गाली दे चुके हैं, कितनी बार बोले भतीजावाद, ये भ्रष्ट आदमी है। और इनका सबसे देखिए ना, एक तो इनके वो है नेता जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, मेरे को उन पे तरस भी आता है, मैं उनका नाम भूल गई। इनके महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, एक दिन पहले तक कितने करोड़ों के 100 करोड़ के स्कैम गिनवा रहे थे लोगों को, फिर अगले दिन कुछ घंटे भी नहीं हुए थे। और जवाब ले लूंगी राधिका जी, लेकिन देखिए मैं इंतजार उस सवाल पर भी कर रही हूँ जो अब कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। कह रहे हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी तक कांग्रेस कह रही थी आने दीजिए वक्त, हम बताएंगे, अभी अचानक से अध्यादेश के ऊपर क्लैरिटी दे देती हूँ मैं आपको, बहुत क्लैरिटी से, और हमारे नेताओं ने बहुत क्लियर तरीके से ये बात कही है। मुझे नहीं लगता कि उसमें ना समझने की कोई बात थी। केसी वेणुगोपाल जी हो, जयराम जी हो, पवन खेड़ा जी हो, सबने बहुत क्लैरिटी से ये बात बोली है कि कोई भी चीज या कोई भी अध्यादेश जो हमारी डेमोक्रेसी, और हम ये पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे लिए और हमारे गठबंधन के लिए सबसे पहली चीज है नेशन फर्स्ट। हमारे लिए अडानी फर्स्ट, अंबानी फर्स्ट नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग इस देश की अखंडता के लिए, जो दो लोग देश की डेमोक्रेसी के लिए है, और कोई भी चीज वक्त लग गया था ना राधिका जी आपको ये स्टैंड क्लियर करने में, इसीलिए आपसे ये सारे सवाल पूछे गए, इसीलिए ये तमाम काउंटर हुए कि ये अब जाकर कांग्रेस को समझ में आया कि अध्यादेश खिलाफ है डेमोक्रेसी के, खिलाफ है देश के। समझ में आया
समझ में, ये तो बड़ी अजीब बात कर रही हैं आप, समझ में आया। तो आप ये कहने का, ये भी कहने चाह रही है प्राची थी, आप तो बैठे बैठे ट्रोल कर रही है बीजेपी को। आप ये कह रही है उनको अभी तक समझ नहीं आया कि मणिपुर जल रहा है, इसलिए अभी तक चुप बैठे हैं। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रही मैडम, आपको मुद्दे शिफ्ट करने बड़े अच्छे से आते हैं। आपसे अध्यादेश पर सवाल पूछ लूं, मैं कह दूं कि देरी क्यों हुई, तो आप खींचकर दूसरी तरफ चली जाती हैं। राधिका जी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने एक सवाल पर आपसे जवाब मांगूंगी। अब आपको जितने गोल पोस्ट चेंज करने हैं आप करते रहिए, आपको जितने गोल पोस्ट चेंज करने हैं राधिका जी आप करती रहिए। मैं तो अपने सवाल का जवाब आपसे जानकर रहूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको देरी से किस समझ में आया तो आप मणिपुर चली गई, ये भी सबको समझ में आ रहा है राधिका जी। ऐसी भी क्या मजबूरी कांग्रेस के सामने कि आप आम आदमी पार्टी की शर्त के आगे एकदम मान गए। अब रुक जाइए जफर जी, रुक जाइए। जफर इस्लाम जी, जल्दी से छोटा सा काउंटर कर दीजिए राधिका जी का। देखिए, आप इनको डर लगता है, अरे भाई ईडी और सीबीआई ये अपना काम कर रही है। लॉ, जो इस देश का लॉ है, उस कानून के हिसाब से आप जेल जाएंगे या जेल के बाहर रहेंगे। आप कोई भी ऐसा मिसाल बताइए जिसमें ऐसा है कि हमने बोला हो भाई कि ईडी को कि आप जाके काम करिए, या फिर ईडी ने आपको मना किया है कि आप जाके कोर्ट में मत जाइए। आपके लिए कोर्ट खुला हुआ है ना, बट कोर्ट में कोई ऐसा चीज केस बताइए जिसपे कोर्ट ने कहा हो कि भाई ये केस गलत आया है, किसको एक बताइए। भाई कोर्ट में जैसे प्रोसेस चलता है, लेकिन ये भी बड़ा इत्तेफाक है जफर इस्लाम साहब कि आप जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं वो आपके साथ आ जाता है। अब इससे इत्तेफाक पर तो सवाल पूछे जाएंगे ना। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। दो अहम बात, टूट गई एनसीपी। दो बड़ी बातें समझिए। हाँ, बोलिए। कुछ ऐसे बड़े लीडर होते हैं जो अपने पार्टी में अपने से नीचे वाले लीडर से करप्शन कराते हैं, खुद को साफ दामन रखते हैं। जो जिस दामन के बारे में बात कर रही है कि अपने दामन में बहुत दाग है, कैसे धुले, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसे लोग खुद को अपना दामन साफ रखते हैं लेकिन अपने नीचे वाले से करप्शन कराते हैं और या खुद नाम उनका दे देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि वो लोग करप्ट है, ठीक, वो आपके पार्टी में थे तो करप्ट थे, तो आप उनको क्यों नहीं निकाला? मैं तो कह रहा हूँ कन्विक्टेड हो, आप भी तो करेंगे ना। आप जब बड़े-बड़े दावे करते हैं तो उन दावों पर खरे तो उतरेंगे ना। प्राची जी, मेरी बात पूरी मुझे आगे जाना। जफर जी रुक जाइए, मैं थोड़ा जवाब दें, 10 सेकंड बस अपनी बात खत्म कर लूं। कि मैं कह रहा हूं कि उनको जिनको आप निकालिएगा, मैं चैलेंज करता हूं कि जिस अपने नेता को निकालिएगा उसको कोई पार्टी, हमारी पार्टी कभी टच नहीं करेगी। आप अभी राहुल गांधी जी बेल पे हैं, कैसे और भी बहुत सारे आपके यहाँ बेल पे हैं, किसी एक को भी निकाल दीजिए। ये वाला लॉजिक जफर जी मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये आप जो समझाने की कोशिश करते हैं ये समझ में नहीं आता। आपके पार्टी में है तो वो ठीक है, हमारी पार्टी में वो तो अपना एजेंसी अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगा। आप कहते थे सर और वही आपके साथ आ गए, इसका अंतर समझ लीजिए। ऐसे मत घुमाइए आप। सुनील यादव जी, कोर्ट अपना काम कर रहा है। सुनील यादव जी, बड़े साफ शब्दों में अरुण राजभर जी ने कहा कि हमें देखिए पता है अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं, दलितों पिछड़ों के लिए काम करते हैं, लेकिन आप लोगों में नियत नहीं है काम करने की। इस वजह से उनको लगा कि पिछड़ों की राजनीति सिर्फ बीजेपी कर सकती है, वो चले गए आपको छोड़कर। तो इनको बधाई, अगर इनको लगता है कि पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी दे सकती है, अगर इन्हें लगता है कि दलितों का मान से दलितों को अगर बीजेपी बचा सकती है, उनकी नौकरियां दे सकती है, इनका भला कर सकती है, तो इनको बधाई। हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। उनको बीजेपी में सब कुछ अच्छा दिखने लगा। हम तो अभी भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान सुन रहे थे कि भगवान भी साक्षात अगर आकर के हमसे कहे कि बीजेपी ज्वाइन कर लो तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे। अब भगवान से बड़ा कौन आ गया? अब ये तो ये बता सकते हैं। मैं केवल जफर भाई से एक बात कहूंगा, आप बहुत कह रहे हैं मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। आप बताइए इसी कार्यक्रम में आप महंगाई पे बात करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, आप बलात्कारियों पे बात करेंगे। ठीक है, सुनील यादव जी बीच में टोकना पड़ रहा है, समय समाप्त हो गया है। मुद्दे बहुत सारे हैं, इनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों को करनी चाहिए, आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन बन रहा है, उसको लेकर तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।